जोहार। मैं दिनेश दिनमणि आप लोगों के बीच खोरठा क्लासेस बाय दिनेश दिनमणि के माध्यम से फिर उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत है। आज के क्लास में खोरठा गद्य पद्य संग्रह जो किताब है उस किताब की चौथी कहानी को लेकर उपस्थित हूँ। इस कहानी को लिखा है बंशीलाल बंशी ने। बंशीलाल बंशी के द्वारा लिखी गई कहानी है चासा। चासा का मतलब होता है किसान, यानी चाष करने वाला। चाष मतलब किसान, चाष मतलब खेती बाड़ी, और खेती बाड़ी करने वाले को चासा कहा जाता है। एक पर्यायवाची शब्द है किसान का। कुछ क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्र में चासा कहा जाता है किसान को। तो चलिए चासा कहानी में क्या बताया गया है इस बात को हम लोग जानते हैं। चासा कहानी में दिखाया है कि मंगरू नाम का एक अनाथ लड़का, बचपन में ही उसके पिताजी मर गए थे, यानी बच्चा जब मंगरू जब छोटा था उसी समय उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, निधन हो गया था, देहांत हो गया था। तो मंगरू की माँ मंगरू को लेकर मायके चली गई थी और वहीं मंगरू को पालन पोषण करके बड़ा किया। मंगरू जब जवान हुआ तो मंगरू की माँ ने बताया कि बेटा अब अपने गांव में जाकर अपनी ज़मीन में खेती करो, खेतों में खेती करो। मंगरू की ज़मीन, मंगरू के पिताजी की सारी ज़मीन वहाँ पड़ी हुई थी। लोग उसमें, भाई गोतिया लोग उसमें खेती कर रहे थे। मंगरू जब आया तो देखा कि सारे खेतों में कोई ना कोई खेती कर रहा है, तो बहुत ही मुश्किल से पंचायती वगैरह करके खेतों को निकाला और अपने खेती करने का सोचने लगा। लेकिन खेती करने के लिए हल बैल चाहिए थी, तो हल बैल नहीं था इसके पास। अब खेती करे तो कैसे करे? मजबूरन उसे एक गांव में ही एक ज़मींदार थे, उसके यहाँ काम करना पड़ा, यानी मजदूरी करनी पड़ी उसे। उसके यहाँ धांगर के रूप में काम करना पड़ा उसको। बहुत दिन तक धांगर रहा ताकि कुछ पूंजी हो जाए तो अपने खेतों में अपनी खेती कर सके। मंगरू की इसी बीच शादी भी हो गई थी। अब बाल बच्चे भी हो गए। जमींदार के यहाँ धांगर खटते खटते, यानी मुनीस का काम करते करते दिन बीत रहे थे। इसी बीच जमींदार ने कहा कि तुम अपने खेतों में क्यों नहीं खेती करते हो? अपने खेत में मेरा हल बैल ले जाओ, तुम्हारे पास नहीं है तो, और खेती करो, और कुछ मुझे भी दे देना, कुछ बाकी सब अपने रखना। तो कहा ठीक है, बहुत अच्छा लगा प्रस्ताव। अब जमींदार के हल बैल लेकर ये अपने खेतों में खेती करने लगा। फसल बढ़िया होने लगी। फसल जो उगती, धान होता, धान को अब कहाँ रखे ये? जमींदार ने कहा कि तुम्हारा तो घर नहीं है कोई बढ़िया, झोपड़ी में रहते हो, तो मेरे यहाँ रख दो धान को, जब जरूरत पड़ेगी ले जाओगे। तो ये प्रस्ताव भी अच्छा लगा, ये सुझाव भी मंगरू को अच्छा लगा कि कहाँ रखेंगे अभी हम। तो जमींदार के यहाँ अपने उपजाए हुए धान को रखने लगा। कुछ दिन बीत गए, 4-5 साल इसी तरह जमींदार के यहाँ काम करते हुए। अब बाल बच्चे बड़े होने लगे तो मंगरू की पत्नी, जिसका नाम कर्मी था, कर्मी ने कहा कि इस तरह जमींदार के यहाँ खाली पेट भाता में खटते रहेंगे, दोनों में बगैर हम लोग खटते हैं तब जाके किसी तरह गुजारा चलता है, तो इस तरह कैसे ज़िंदगी कटेगी? अब बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब इनको स्कूल भेजना होगा, पढ़ाई लिखाई करवानी होगी, इसी तरह मूर्ख अनपढ़ रहकर उनको इसी तरह धांगर खटवाना है क्या? तो कर्मी थोड़ी समझदार थी, दूरदर्शी थी, आगे की सोचती थी। तो उसकी बातों को मंगरू ने अपनाया, आत्मसात किया, अच्छी लगी, और वह
जमींदार के यहाँ काम करना छोड़कर अपने खेतों में अपने खेती करने का सोचा। तो एक दिन कहा जाकर कि मालिक, सो मेरे जो धान यहाँ जमा है वो हमें दे दो, हम अपने से अब खेती करेंगे। ये बात जमींदार को बहुत बुरी लगी, नागवार गुजरी कि मेरे यहाँ का नौकर ये हमको अपने यहाँ अब हमको छोड़कर अपनी खेती करेगा, यानी स्वावलंबी होगा। वो चाह रहा था कि धीरे धीरे उसके खेतों को हड़प लें। जब उसने मांगा तो कहा कि कौन धान, सीधे इनकार कर दिया। बोला कि इतना तुम लोग को जो पोस रहे हैं, पाल रहे हैं, तो तुम्हारा धान अभी तक है, वो मुफ्त में तुम खा रहे हो यहाँ। तो इस तरह इनकार कर दिया उसने। अब लौट के आया, आके कर्मी को कहा, तो कर्मी ने कहा कि छोड़िए उसके यहाँ काम करना और जाइए कहीं मजदूरी कीजिए बाहर में, 2-4 पैसा अर्जिएगा तो उसी से गुजारा चलेगा और 2 पैसा बचेगा भी। तो वह जमींदार के यहाँ काम करना छोड़ दिया और मजदूरी करने लग गया। मजदूरी से कुछ पैसा इकट्ठा किया और सोचा कि इस बार बरसात शुरू होने से पहले अपना हल बैल कर लेंगे और अपनी खेती खुद करेंगे। कुछ पैसा इकट्ठा किया तो कर्मी ने कहा कि अब एक बार और जाके जमींदार साहब को बोलिए कि इतना दिन काम किए हैं आपके यहाँ, तो उसके बदले हमको कुछ नहीं मिलेगा, धान भी रख लिए, तो इस तरह थोड़ा जाके बोलिए कि कुछ मदद करें। तो फिर बेचारा पत्नी के कहने पर सीधा साधा मंगरू वो फिर चला गया। तो मंगरू वहाँ गया, बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई उसको। अब लौट के आया, फिर वो काम करने लगा। कुछ दिन और काम किया तो कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। अब सोचा कि बैल खरीद लूँगा और खेती शुरू करूँगा इस बार। अब इसी समय एक घटना घट जाती है। मंगरू की ससुराल यानी कर्मी के मायके से खबर आती है कि मंगरू की सास यानी कर्मी की माँ बहुत बीमार है, बहुत अलाचार है, मतलब मरणासन स्थिति में है। तो अगर मुंह देखना चाहते हो जिंदा मुंह तो जाके भेंट कराओ। अब बेचारा जैसे ही खबर सुना तो वो सुबह ही निकल गया दूसरे दिन। अब गया तो सास बिल्कुल मरने के दाखिल थी। कर्मी ने जाकर पानी दिया, उसके बाद कुछ देर बाद हिचकी उठी और मर गई। तो अब वहाँ श्राद्ध कर्म के बाद भोज काज मरकी उर्की सब खत्म होने के बाद वह वहाँ से लौट पाया। तो वहाँ मरखी में सास के भोज में सब जो पैसा इकट्ठा किया था इसने बेचारा बैल हल खरीदने के लिए, वो निकल गया। अब तो बड़ी चिंता हो गई, अब कैसे क्या करें। लौट के आया तो उदास रहने लगा। इसी बीच क्या हुआ कि उसके बड़े बेटे मंगरू के बेटे की तबीयत भी खराब हो गई, डायरिया हो गई। तो उसके इलाज में भी थोड़ा बहुत और पैसा जो था बचा हुआ वो भी खत्म हो गया। अब तो इसके पास पूंजी पटा सब खत्म हो गया। ऐसे में इसके पास उदास रहने के सिवा कोई उपाय नहीं, बहुत ही मलिन उदास रहकर घर में बैठे रहने लगा। कर्मी ने कहा कि इस तरह बैठे रहने से कैसे चलेगा, कुछ तो उपाय करना ही होगा। और उपाय अब क्या करें, सब तो खत्म हो गया, जो सोचे थे सब अब सारी ताकत खत्म हो गई। तो कहा कोई बात नहीं, मेरे गहने हैं, गहनों को आप बंधक रखिए और जाइए बैल लेकर आइए। इस बार हम लोग खेती अपने से करेंगे तो करेंगे। तो इसने कहा कि नहीं, तुम्हारे शादी के गहने हैं, इन गहनों को हम बेचकर बैल खरीदेंगे, ये अच्छा नहीं होगा। तो कर्मी समझदार थे, उसने कहा कि नहीं, गहने तो हो जाएंगे फिर भी, लेकिन ये मौका चूक जाएंगे तो फिर हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, कैसे खेती करेंगे, आगे हम लोग
अपने को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो ऐसे में गहने किस काम के? जाइए, गहनों को दे दिया, गहना लेकर उसने बंधक दिया चास में। बोकारो में चास नामक जगह है, और उन बंधक देने से जो पैसे आए उन पैसों से बोर टाट के हाट, बोर टाट का पेठिया लगता है वहाँ पुरुलिया से इधर, यानी बोकारो और पुरुलिया ज़िले के बीच में बॉर्डर में एक बाज़ार है, वहाँ से बैल खरीद कर लाए, अपनी खेती की तो बहुत फसल हुई, फसल से बहुत खुश थे। अगहन महीना आया, धान उन काट कर खलिहान में जमा किया, तो खलिहान में धान धूप कर घर ला रहा था। घर आए हुए थे दोनों बच्चे, वहाँ से थे। उसी समय मौका मिला ज़मींदार के आदमी को, उसने खलिहान में आग लगा दी तो धो कर जलने लगा। पूरा धान का जो बिचड़ा था, जो मीड़ा था, वो सब जलने लगा। आग की लपटें दिखाई पड़ने लगी। दौड़ते हुए लोग गए, तब तक बहुत कुछ जल गया था। जब आग लगाकर भाग रहे थे लोग, तो गांव के लोगों ने देख लिया था उनको और पकड़ लिया गांव के लोगों ने वो आग लगाने वालों को। तो उन लोगों ने कह दिया कि हम लोग ज़मींदार के आदमी हैं। अब ये सुनते ही गांव के लोगों का आक्रोश काफ़ी फूट पड़ा, और सारे के सारे लोग चूँकि ज़मींदार से सताए हुए थे, और सभी की ज़मीन को वो किसी न किसी तरह से हड़पना चाहता था। बहुत लोगों की ज़मीन हड़प चुका था, और कई तरह से वो तंग करते रहता था। मौका मिल गया, सारे लोग मशाल लेकर चले गए और ज़मींदार के घर में ही आग लगा दी। ज़मींदार भागा, और इसके बाद इन लोगों ने संकल्प लिया कि अब हम लोग अपने से सारे खेतों में जो ज़मींदार ने हड़प लिया था उसमें खेती करेंगे। सारे लोग एकजुट होकर, ज़मींदार आएगा तो उसको खदेड़ के भगा देंगे। इसी तरह अगले साल से अपने खेतों में सारे किसान अपने से खेती करने लग गए। कहानी यही है, ये बीते ज़माने की कहानी है, जिस समय ज़मींदार लोग इस तरह दबंगई करते थे, लोगों को लड़ाकर ज़मीन हड़पा करते थे और तरह तरह से परेशान किया करते थे। तो उसी समस्या पर आधारित ये कहानी है। इस कहानी का मुख्य पात्र मंगरू है और सहायक पात्र कर्मी है, ज़मींदार है। इस तरह इस कहानी से जुड़े सवाल भी पूछे जाएं कि कौन मुख्य पात्र है, तो आप मंगरू को मुख्य पात्र समझेंगे। कहानी के लेखक बंशीलाल बंशी, जो कि बोकारो निवासी हैं और बहुत अच्छे कवि कहानीकार हैं। इनकी काफ़ी रचनाएं हैं और खोरठा आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद।